हेलो स्टूडेंट्स। आज हमारा नया यूनिट शुरू हो रहा है जिसमें हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से रिलेटेड डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ेंगे। आज हमारा पहला टॉपिक है हाइपरटेंशन, जिसको शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा ब्लड प्रेशर के बारे में रिवाइज कर लेते हैं। तो आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा ब्लड प्रेशर के बारे में। तो जो हमारा हार्ट होता है उसके द्वारा ब्लड पंप किया जाता है, और जो ब्लड पंप होता है वो किस में जाता है? एरोटा में। तो ये जो ब्लड पंप हो रहा है वो जो एरोटा है उसकी वाल्स पे या जो आर्टरीज है उनकी वाल्स पे जो प्रेशर या फोर्स एक्सर्ट करता है। ओके, उस प्रेशर या फोर्स को क्या बोलते हैं? ब्लड प्रेशर। नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है? 120 टू 80 mm ऑफ Hg, जिसमें से जो 120 है ये तो है सिस्टोलिक प्रेशर, और जो 80 है वो है डायस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है? जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो वेंट्रिकल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है, उस टाइम जो प्रेशर डाला जा रहा है आर्टरीज पे एक्सर्ट हो रहा है उसको तो बोलते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और जब इन बिटवीन कॉन्ट्रैक्शन, जो रिलैक्सेशन का टाइम होता है हार्ट बीट्स के बीच में, उस टाइम जो प्रेशर एक्सर्ट होता है ब्लड आर्टरीज पे उसको बोलते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो इन दोनों के बीच में कितना गैप होता है? 40 का गैप होता है इन दोनों के बीच में। ओके, ये तो बात हो गई ब्लड प्रेशर की। अब अपन बात करें हाइपरटेंशन की। तो ये क्या होता है? ब्लड प्रेशर इन आर्टरीज वॉल इज परसिस्टेंटली एलिवेटेड, यानी कि जो आर्टरीज है उनके जो वाल्स पे जो ब्लड प्रेशर पड़ रहा है वो अगर जो ग्रेजुअली या परसिस्टेंटली धीरे धीरे अगर एलिवेट हो रहा है, बढ़ रहा है, और and elevation of systolic blood pressure above 140 mm Hg and diastolic blood pressure is 90 mm of Hg। और कितना इंक्रीज हो जाए कि जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो तो 140 के ऊपर हो जाए और डायस्टोलिक 90 के ऊपर हो जाए या 90 के ऊपर आए, तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे? हाइपर टेंशन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, इन एन एवरेज एडल्ट 3 separate reading recorded in regular time interval is called hypertension। यानी एक पर्सन में 3 रीडिंग ली जाए 3 डिफरेंट इंटरवल्स में। मान लो जैसे सुबह ली, दिन में ली और शाम को ली, या एक एक हावर के गैप में ली, और तीनों रीडिंग में ही जो है ब्लड प्रेशर अगर बढ़ा हुआ आ रहा है तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे? हाइपरटेंशन। नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज कॉल्ड साइलेंट किलर बिकॉज इट कैन डैमेज वाइटल ऑर्गन्स। इस कंडीशन को साइलेंट किलर भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये हमारी बॉडी के जो वाइटल ऑर्गन्स है उसको धीरे धीरे डैमेज करने लग जाता है। लाइक जो अपना ब्रेन है, जो हार्ट है, जो किडनी है, इन पे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है किसका? हाइपरटेंशन या इंक्रीज ब्लड प्रेशर का। ओके, इसलिए इसको साइलेंट किलर भी बोलते हैं। नेक्स्ट इसके बाद बात करें इसके क्लासिफिकेशन की। तो हाइपरटेंशन को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो फर्स्ट वन जो है प्राइमरी हाइपरटेंशन, ये कैसे एराइज होगा, या हाइपरटेंशन को प्राइमरी हाइपरटेंशन कब बोलेंगे? जब ड्यू टू नॉन स्पेसिफिक लाइफस्टाइल एंड जेनेटिक फैक्टर। जब हाइपरटेंशन किस वजह से कॉज हो रहा है? 2 वजह से। एक तो है पर्सन के जेनेटिक फैक्टर्स, यानी कि आनुवांशिक जीन्स अगर पर्सन में ऐसे प्रेजेंट है जिसकी वजह से उसमें ब्लड प्रेशर इंक्रीज रहता है, तो उसको बोलेंगे प्राइमरी। सेकंड वजह हो सकती है पर्सन का लाइफस्टाइल। अगर कोई पर्सन का लाइफस्टाइल जो है नॉर्मल नहीं है, लाइक वो फैटी फूड खाता है, ओबेसिटी प्रेजेंट है, एक्सरसाइज नहीं करता है, अगर इस तरह का लाइफस्टाइल है तो उसमें अगर बीपी प्रॉब्लम है तो उसको भी क्या बोलेंगे? प्राइमरी हाइपरटेंशन। नेक्स्ट वन टाइप है सेकेंडरी। तो सेकेंडरी हाइपरटेंशन कब बोलते हैं? जब अगर बॉडी की किसी प्रॉब्लम या किसी बीमारी की वजह से अगर हाइपरटेंशन की शिकायत हो रही है तो उसको क्या बोलेंगे? सेकेंडरी हाइपरटेंशन। जैसा कि इसमें फर्स्ट वन है क्रोनिक किडनी डिजीज। किडनी का काम आप सबको पता है कि ये क्या करती है, जो भी वेस्ट होते हैं बॉडी के उनको एक्सक्रीट करने का काम करती है, जो फ्लूइड हम लेते हैं उसको बाहर निकालती है।
बट अगर किडनी डैमेज हो जाए, किडनी फेल हो जाए, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो नॉर्मली फ्लूइड बाहर जाता था वो जा नहीं पाएगा, और अगर बॉडी में फ्लूइड जमा रहेगा तो उससे क्या होगा, बॉडी का ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। ओके। सेकंड वन है एंडोक्राइन डिजीज, यानी कि कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जिनके इम्बैलेंस की वजह से भी हाइपरटेंशन हो सकता है, लाइक एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन जो हार्मोन होता है ये ब्लड में सोडियम के लेवल को इंक्रीज करने का काम करता है, सोडियम रिटेंशन को इंक्रीज करता है। तो आप लोगों को पता है सोडियम जो है वो एक मेन फैक्टर होता है ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करने में। ओके। सो इस तरह से ये रिलेटेड होता है हाइपरटेंशन से। सो इस तरह की जो एंडोक्राइन प्रॉब्लम्स है वो भी हाइपरटेंशन कर सकती है। थर्ड वन है बर्थ कंट्रोल पिल्स। अगर कोई वुमेन बर्थ कंट्रोल पिल देती है तो उसमें कैसे ब्लड प्रेशर की शिकायत देखने को मिल सकती है। जो बर्थ कंट्रोल पिल्स होती है इनके अंदर एक हार्मोन प्रेजेंट होता है जिसको एस्ट्रोजन बोला जाता है। ये एस्ट्रोजन हार्मोन भी कुछ महिलाओं में हाइपरटेंशन कॉज कर सकता है। ओके। नेक्स्ट वन इसके बाद और कॉज है जिसमें आती है लाइक रीनल फेलियर, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया रीनल फेलियर कंडीशन। सेकंड वन है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, अगर हार्ट अपना काम करना बंद कर दे, हार्ट नॉर्मली ब्लड को पंप नहीं कर पाए तो क्या होगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। ओके। सो ये दोनों कंडीशन एक दूसरे से कोरिलेटेड है, यानी कि ब्लड प्रेशर ज़्यादा टाइम तक इंक्रीज रहने से हार्ट फेलियर भी हो सकता है, और हार्ट फेलियर वाली कंडीशन में ब्लड प्रेशर इंक्रीज देखने को मिल सकता है। तो ये दोनों कोरिलेटेड है। ओके। थर्ड वन है हाइपरनेट्रीमिया। जैसा मैंने आपको बताया सोडियम का काम क्या होता है, ब्लड प्रेशर को बढ़ा देना। तो अगर बॉडी में हाइपरनेट्रीमिया हो रखा है यानी सोडियम का लेवल बढ़ रखा है तो ये भी एक कॉज हो सकती है हाइपरटेंशन की। नेक्स्ट वन है इंक्रीज सीक्रीशन ऑफ रेनिन। जो रेनिन है वो किडनी से सीक्रेट किया जाता है, ये एक हार्मोन होता है जिसका काम क्या होता है, ये सोडियम के रिटेंशन को ब्लड में इंक्रीज करता है। ओके। तो ये भी हाइपरटेंशन कॉज कर सकता है, कैसे, सोडियम के लेवल को बढ़ाकर। ओके। नेक्स्ट वन इसमें कुछ रिस्क फैक्टर्स भी हो सकते हैं हाइपरटेंशन के, लाइक फर्स्ट वन है स्ट्रेस, यानी कोई पर्सन ज़्यादा स्ट्रेस लेता है तो उनमें ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ मिल सकता है, क्योंकि स्ट्रेस जब हम लेते हैं तो उस टाइम एक हार्मोन का लेवल बॉडी में बढ़ जाता है जिसको बोलते हैं एफिनेफ्रिन। और ये जो एफिनेफ्रिन है ये क्या करता है, ये ब्लड वेसल्स होती है उनको कॉन्स्ट्रिक्ट करने का काम करता है, कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है ब्लड वेसल्स में। तो इसलिए जब भी हम स्ट्रेस लेते हैं तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ओके। सेकंड वन है एज, बढ़ती एज के साथ भी ब्लड प्रेशर की कंडीशन बहुत से लोगों में देखने को मिलती है। जेंडर के हिसाब से भी ब्लड प्रेशर का जो है एक वेरिएंट होता है, यानी फीमेल्स में अलग होता है ब्लड प्रेशर और मेल्स में अलग होता है। ओके। थर्ड वन है स्मोकिंग, जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनमें भी ब्लड प्रेशर की शिकायत देखने को मिल सकती है, ओबेसिटी वाले पर्सन्स में भी मिल सकती है। डाइट अगर किसी तरह की पर्सन की सही नहीं है, फैटी फूड ज़्यादा खाता है, ओके, जो मतलब ऐसी फॉल्टी डाइट ले रहा है जिसमें फैट ज़्यादा, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, तो उनमें भी हाइपरटेंशन हो सकता है। और लास्ट वन है लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, जो पर्सन एक्सरसाइज नहीं करते हैं उनमें भी हाइपरटेंशन हो सकता है। ओके। सो ये बात हो गई रिस्क फैक्टर्स की। नाउ अपन इसके बाद बढ़ते हैं इसके साइन एंड सिम्टम्स पे। तो फर्स्ट वन है हेडेक, जिन पर्सन्स में बीपी बढ़ा हुआ मिलता है उनमें मोस्टली हेडेक की शिकायत देखने को मिलती है। सेकंड वन है एंजाइटी, यहाँ पे एंजाइटी भी देखने को मिल सकती है पर्सन में। थर्ड वन है एपिस्टैक्सिस, यानी कि जो नोज ब्लीडिंग, एपिस्टैक्सिस का मतलब होता है नाक से खून आना। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि जो हमारी नोज होती है उसमें यहाँ पे मतलब ब्लड 4-5 ब्लड वेसल्स आके मिलती है और यहाँ पे ग्रुप बनता है जिसको नेजल बेग प्लेक्सस भी बोला जाता है। ओके। सो यहाँ पे अगर ब्लड प्रेशर इंक्रीज रहेगा इन आर्टरीज में तो क्या होगा, यहाँ पे इनके रप्चर होने के चांस होंगे, और अगर ये रप्चर हो गई तो यहाँ पे एपिस्टैक्सिस देखने को मिल सकता है। ओके। थर्ड वन है इसके बाद सिम्टम चेस्ट पेन, पर्सन के चेस्ट पेन की शिकायत भी रहेगी, क्योंकि अगर हाइपरटेंशन है तो ब्लड जो वेसल्स है वो कॉन्स्ट्रिक्शन भी रह सकता है उनमें। तो उस वजह से क्या होगा, जो हार्ट है, जो कोरोना आर्टरी है उसमें नॉर्मली ब्लड नहीं पहुंच पाएगा, तो हार्ट को जब पंप करेगा, हार्ट पंप ब्लड को
सो उस टाइम चेस्ट पेन की शिकायत भी देखने को मिल सकती है। और लास्ट वन है पफी फेस, यानी पर्सन का जो फेस है उसमें मीन्स स्वेलिंग देखने को मिलेगी। जो बीपी के पेशेंट होते हैं उनमें क्या होता है, जो एक तो नॉर्मली जो पैर होते हैं उनमें स्वेलिंग देखने को मिलती है और एक फेस में देखने को मिलती है। ओके, नेक्स्ट वन, इसके बाद बात करें इसकी पैथोफिजियोलॉजी, क्या मैकेनिज्म होती है। सो पैथोफिजियोलॉजी ऑफ हाइपरटेंशन डिपेंड अपॉन इट्स कॉजेज, मेनी फैक्टर इंक्लूडेड एज कॉजेज ऑफ हाइपरटेंशन। यहाँ पे बहुत से फैक्टर्स होते हैं जो हाइपरटेंशन कॉज कर सकते हैं। अब इसमें होता क्या है बेसिकली कि इंक्रीज रिनल रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम इन द पाथवे। जैसा मैंने आपको बताया कि इनमें अलग अलग फैक्टर्स हैं जो क्या करते हैं, सोडियम के लेवल को ब्लड में बढ़ा देते हैं। लाइक मैंने आपको बताया एल्डोस्टेरोन, वो भी क्या करता है, सोडियम के लेवल को बढ़ा रहा है। लाइक रेनिन, रेनिन हार्मोन भी क्या करता है, सोडियम के रिटेंशन को बढ़ा देता है। तो इससे क्या हो रहा है, सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन बढ़ेगा और ब्लड में अगर सोडियम का लेवल ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। ओके, ठीक है। तो सोडियम की वजह से क्या होता है कि जो आर्टरीज का जो वेसो डायलेशन है वो डिक्रीज हो जाता है, यानी आर्टरीज में वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन की शिकायत रहती है। तो जिस वजह से क्या होता है, ब्लड आगे नहीं जा पाता है। तो उस जब ब्लड आगे नहीं जाएगा तो ब्लड क्या करेगा, हार्ट क्या करेगा, ज़्यादा फोर्स से ब्लड को आगे पंप करेगा। और अगर हार्ट ज़्यादा फोर्स से आगे ब्लड पंप करेगा तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट वन, इसके बाद बात करें अब इसके मेडिकल मैनेजमेंट की, तो इसमें फर्स्ट वन है डायरेटिक्स। डायरेटिक्स कब दे सकते हैं, अगर मान लो किडनी फेलियर की कंडीशन है जिसमें फ्लूइड बाहर नहीं जा पा रहा है बॉडी से, तो उस कंडीशन में डायरेटिक्स दे सकते हैं लाइक फ्यूरेसेमाइड और टोरसेमाइड। ये क्या करेगी, एक्सेसिव जो फ्लूइड है उसको बाहर निकाल देगी। ओके, सेकेंड वन है बीटा ब्लॉकर्स। ये बीटा ब्लॉकर्स जो होती हैं ये क्या करती हैं, जो हार्ट है, जो ब्लड वेसल्स है, इन पे जो बीटा रिसेप्टर्स पाए जाते हैं उनको ब्लॉक कर देती है। और अगर ये बीटा रिसेप्टर्स ब्लॉक हो जाएंगे तो यहाँ पे वेसोडाइलेशन हो जाएगा और जो मतलब जो ब्लड वेसल्स है उनमें रिलैक्सेशन हो जाएगा। ओके, सो इस तरह से ये हाइपरटेंशन को रिलीव करती है। इसमें कौन कौन सी ड्रग्स होती है, एटिनोनॉल, प्रोपेनोनॉल और मेटाप्रोलोल। ओके, सेकंड जो थर्ड वन है सॉरी, वेसोडाइलेटर, जिसमें आती है नाइट्रोग्लिसरीन। ये भी एक इफेक्टिव ड्रग होती है जो जल्दी से अपना काम करती है। इसको जो एंजाइना कंडीशन होती है पर्सन में उसमें भी दिया जाता है, हार्ट प्रॉब्लम्स में भी यूज ली जा सकती है। ओके, सो ये ब्लड प्रेशर को कम करती है, हार्ट के जो फंक्शन है उसको मेंटेन रखती है। नेक्स्ट वन है इसके बाद कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। ये ड्रग्स क्या करती है, जो कैल्शियम का जो अपटेक है उसको ब्लॉक कर देती है। कैल्शियम चैनल को ब्लॉक कर देगी तो कैल्शियम का अपटेक यहाँ पे रुक जाएगा, कहाँ, ब्लड वेसल्स में। तो ऑटोमेटिकली ब्लड वेसल्स रिलैक्स हो जाएगी। ओके, सो इसमें कौन कौन सी ड्रग्स आती है, एम्लोडिपिन एंड निफिडिपिन। नेक्स्ट वन ड्रग्स है एसी इनिबिटर्स एंड एसी टू रिसेप्टर ब्लॉकर्स। ये ड्रग्स क्या करती है, ये जो एंजियोटेंसिन का जो पाथवे चलता है, ये एंजियोटेंसिन क्या करता है, सोडियम के रिटेंशन को ब्लड में इंक्रीज कर देता है। ओके, तो ये दोनों ड्रग्स क्या करती है, ये एसी जो एंजियोटेंसिन का जो पाथवे है उसको ब्लॉक कर देती है, जिस वजह से ये में पाथवे आगे नहीं चल पाता है और एंजियोटेंसिनोजन से एंजियोटेंसिन, एंजियोटेंसिन 1 से 2, 2 से 3 ये नहीं बन पाते हैं। ओके, और सोडियम का रिटेंशन यहाँ पे नहीं हो पाता है। ओके, सो इसमें कौन कौन सी ड्रग्स आती है, एसी इनिबिटर्स में तो आती है रेमिप्रिल, इनाप्रिल, और एसी टू इनिबिटर्स में आती है लोसार्टेन एंड टेलमी सार्टेन। और जो एसी टू रिसेप्टर ब्लॉकर ड्रग्स है इनको कोरोना पेशेंट में भी दिया जा रहा है और ये इफेक्टिव भी उसमें मानी जा रही है। नेक्स्ट वन, इसके बाद बात करें इसके नर्सिंग मैनेजमेंट की, तो इसमें फर्स्ट वन है रिलीव एंजाइटी ऑफ पेशेंट बाय प्रोवाइडिंग द साइकोलॉजिकल सपोर्ट टू द पेशेंट एंड फैमिली मेम्बर्स। यानी कि जो पर्सन में अगर एंजाइटी या जो उसके फैमिली मेम्बर में जो एंजाइटी है उसको रिलीव करना कैसे, उनको साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करके उनको आश्वासन देना है। ओके,
सेकंड वन है एक्सप्लेन द पेशेंट अबाउट द कंडीशन एंड देयर ट्रीटमेंट, यानी कि पर्सन को जो कंडीशन हुई है उसके बारे में एक तो एक्सप्लेन करना है, और दूसरा उसके ट्रीटमेंट के बारे में और जो ड्रग्स दी जानी है उसके बारे में बताना है। थर्ड वन है प्रोवाइड कूल एंड काम एनवायरनमेंट टू द पेशेंट, पेशेंट को ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है जो कूल और काम हो, इससे उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा। नेक्स्ट वन है प्रोवाइड प्रॉपर मेडिकेशन एज प्रिस्क्राइब्ड बाय फिजिशियन, जो फिजिशियन ने मेडिसिन प्रिस्क्राइब की है वही मेडिसिन प्रोवाइड करनी है। नेक्स्ट वन है एडवाइज द पेशेंट टू चेंज द लाइफस्टाइल अकॉर्डिंग टू डिजीज, यानी कि अगर पर्सन को ब्लड प्रेशर शिकायत हो गई तो पर्सन को अब क्या करना है, यहाँ पे अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना है। अगर वो मतलब ऐसी डाइट लेता है जो उसके लिए हेल्दी नहीं है तो हेल्दी डाइट लेनी है, एक्सरसाइज करनी है, ओबेसिटी को कम करना है। ओके, नेक्स्ट वन है एडवाइस टू डू प्रॉपर एक्सरसाइज, जैसा मैंने आपको एक्सरसाइज करनी है। नेक्स्ट वन है एडवाइस द पेशेंट एंड फैमिली मेंबर्स टू टेक लो सॉल्ट डाइट, सबसे मेन पॉइंट यही है कि जो बीपी के पेशेंट होते हैं इनमें डॉक्टर उनको यही बोलता है कि आप कम नमक खाएं, क्योंकि सोल्ट क्या करता है, इसमें सोडियम होता है और सोडियम ब्लड प्रेशर बढ़ाने का काम करता है। ओके, सो ये अपने हाइपरटेंशन की बात हो गई। अगर आपको इसमें कोई भी दिक्कत हो प्लीज़ कमेंट करके पूछ लीजिए। थैंक यू।